हृदय थोड़े से स्लो रखना। नहीं, मीटिंग तो स्टार्ट हो गई ना। मेरी रहने देना। हेलो। Good afternoon, Rakesh. गुड आफ्टरनून मैम।
मैम अभी तक 5 मिनट से स्टार्ट करें अपन, 5 मिनट और वेट करें। जी जी, अभी 37-38 स्टूडेंट है मैम टोटल। अच्छा, जी 5 मिनट बाद स्टार्ट कर। जी जी, ठीक है मैम। Good afternoon, ma'am. गुड आफ्टरनून। अभिषेक, तुम्हारी क्लास में सबने ज्वाइन कर लिया कि अभी कर रहे हो? मैम अभी ज्वाइन हो रहे हैं मैम। थोड़ा जल्दी बोल दो उन मैम लोग बहुत सारे हो गए ज्वाइन। यस मैम, मैं उनको एक बार वापस बोल। मैम को। और प्रतीक, 3rd सेमेस्टर? मैम मैम ज्वाइन हो रहे हैं मैम। थोड़ा जल्दी बोलो बेटा, क्योंकि क्या है फिर स्टार्ट होने के बाद ज्वाइनिंग में दिक्कत आएगी, इसलिए मैम ज्यादातर ज्वाइन हो चुके हैं साइड तो से। स्टार्ट कर दे, क्योंकि फिर वो बीच में इंटरप्शन थोड़ा दिक्कत देगा। मैम अभी टोटल 54 स्टूडेंट का आ रहा है, बाकी ज्वाइनिंग तो हो रही है अभी। अच्छा, हो रही है। जी गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून। इसमें कितने लोग लैपटॉप या डेस्कटॉप लेके, कितने स्टूडेंट्स हैं ऐसे जिनके पास लैपटॉप या डेस्कटॉप है? मेरे पास भी है मैम। अच्छा, और मेरे पास भी प्रतीक, मैम मेरे पास भी है। मेरे पास भी है मैम। सुधान,
तो आप लोग तो मतलब लाइव प्रैक्टिकल भी आप लोग करिएगा जैसा सर बताएंगे आप लोग को, है ना? मैम प्रतीक आप ही है? ठीक है, बहुत अच्छी बात है। जो लोग लाइव कर पाएंगे तो वो लोग काफी कुछ सीख पाएंगे। मैम शायद अब हम स्टार्ट कर सकते हैं। जो आएंगे एक दो यदि आते हैं तो उनको मैं एडमिट करता जाऊंगा। अच्छा, राकेश जी मैम। तेरे कैसे स्टार्ट कर देते हैं अपन? जी जी ठीक है मैम। सभी स्टूडेंट्स 2-3 मिनट के लिए अपने कैमरा ऑन कर लेंगे। राकेश जी मैम। स्टार्टिंग का थोड़ा सा स्क्रीनशॉट किसी को बोल देना लेने को। हाँ मैम रिकॉर्डिंग हो रही है, कोई दिक्कत नहीं। ओके ओके, चलो गुड। गुड आफ्टरनून एवरीवन। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून मैम। मैं गुड आफ्टरनून। इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट की तरफ से सभी फैकल्टी हमारे इस कार्यक्रम के एक्सपर्ट राकेश गुमास्ता सर, जो कि नेविगेटर टेक्नोलॉजी भोपाल से है, सभी हमारे स्टाफ मेंबर्स और हमारे प्यारे विद्यार्थी, मैं सभी को इस सिमुलेशन की एलटी स्पाइस की वर्कशॉप में सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। अब मैं ज्यादा तो नहीं बोलूंगी, मैं सीधे ही सिमुलेशन पे बात करूंगी कि सिमुलेशन हम क्यों करते हैं। मेन पर्पस जो सिमुलेशन का होता है वो इलेक्ट्रिकल सर्किट या इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में हम कोई भी, हमको अगर सर्किट को टेस्ट करना है या कोई मॉडल बनाना है, कोई डिजाइनिंग करना है या कोई प्रोडक्ट बनाना है, तो उसको बनाने से पहले हम उस सर्किट को हम चाहेंगे कि उसको हम टेस्ट करें, वेरीफाई करें कि वो सही काम कर रहा है कि नहीं। उसके बाद फाइनली जो है हम उस प्रोडक्ट को, उस डिजाइन को फाइनल करके उस प्रोडक्ट को बनाते हैं। इसको ध्यान में रखते हुए तथा आपका एक सब्जेक्ट है इलेक्ट्रिकल सर्किट, जिसमें हमने जो सिलेबस रिवीजन हुआ उसमें भी सिमुलेशन के प्रैक्टिकल्स रखे हुए हैं, तो उसको ध्यान में भी रखते हुए हमने यह वर्कशॉप आप लोग के लिए आयोजित की है। साथ ही आगे आप लोग प्रोजेक्ट, माइनर प्रोजेक्ट, मेजर प्रोजेक्ट जो आपके सब्जेक्ट रहेंगे, उसमें भी आप सिमुलेशन का यूज करके कुछ अच्छे प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं। और भविष्य में जब आप लोग फील्ड में जाएंगे तो वहां भी अगर इस लाइन में अगर आप लोग जॉब करेंगे तो ये सब्जेक्ट आपके बहुत काम आए। इसको ध्यान में रखते हुए हमने ये वर्कशॉप आयोजित की है। साथ ही अभी जो कोरोना के कारण जो एटमॉस्फेयर क्रिएट हुआ है, हम लोग को ऑनलाइन सारी पढ़ाई करना पड़ रही है, तो ये जो सॉफ्टवेयर है ये आपका फ्री डाउनलोड कर सकते हैं और घर पर बैठ के ही आप अपना क्रिएटिविटी, इनोवेशन, जो भी कुछ आपके पास नॉलेज है उसको आप यूज करके आप काफी कुछ सीख सकते हैं। तो आइए, इसको ध्यान में रखते हुए हमने ये वर्कशॉप आयोजित की है। मैं सीधे ही राकेश सर से को आमंत्रित करना चाहूंगी, जो इस कार्यक्रम के एक्सपर्ट हैं। उनका मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप लोग सब इस वर्कशॉप को बहुत एंजॉय करेंगे और बहुत अच्छे से लर्न करेंगे। तो राकेश सर, मैं आपको थैंक यू मैम। इनवाइट करती हूँ। सबसे पहले तो थैंक यू फॉर ऑल कि ऐसी कंडीशन में सब लोग आए, ज्वाइन किया।
और एक अच्छी खासी अटेंडेंस दिख रही है। तो मैम ने पहले तो वैसे बताया सिमुलेशन के बारे में सब कुछ। मैं पहले थोड़ा सा ब्रीफ सिमुलेशन के बारे में ही बताऊंगा और बाद में हम एक लिंक है कहाँ से हमको डाउनलोड करना वो आपको प्रोवाइड करता हूँ। आज हम बिल्कुल बेसिक सिमुलेशन में क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, कौन कौन से ऑप्शन होते हैं, और एक छोटा सा सर्किट लेके फिर स्टार्ट करता हूँ। कल से हम जो बाकी के सब्जेक्ट में नेटवर्क वगैरह के हिसाब से एडवांस लेवल पे जो जाएंगे, तो कल से जब आप लोगों के पास में भी सिस्टम में इंस्टॉल हो जाएगा सॉफ्टवेयर, तो आप लोग साथ में कर सकते हैं। पहले मैं अपनी स्क्रीन जो है कुछ एक पीपीटी है वो आप लोगों के साथ में शेयर करता हूँ। Myself Rakesh Kumar Gumasta. I am working here as a senior research and development engineer, and I have around 12 years of experience, and I am working in MATLAB and VLSI field. So बेसिकली जब हम स्टार्ट करते हैं, आपको यदि बाद में इस वर्कशॉप के बाद में भी कोई डाउट होता है या आज की क्लास के बाद में आप यदि कुछ पूछना चाहें तो ये मेरा नंबर है, आप व्हाट्सएप से मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। आज हम जो है बिल्कुल बेसिक इंट्रोडक्शन एलटी स्पाइस को हम अपने सब लैपटॉप में कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। एक सर्किट डिज़ाइन करना है तो हमको क्या क्या चीज़ें लगेंगी, कुछ शॉर्टकट वगैरह क्या होते हैं, और एक बेसिक सा सिमुलेशन। पहले आता है कि हम सिमुलेशन करते क्यों हैं। सिमुलेशन जब भी हमको करना है, यदि आपके पास में कोई भी एक रियल वर्ल्ड का मॉडल है और उसको आप टेस्ट करना चाहते हैं, कई चीज़ें ऐसी होती हैं जैसे हम इक्विपमेंट वगैरह भी यूज़ करते हैं, मेजरिंग इक्विपमेंट वगैरह, शायद आपने सुना होगा मल्टीमीटर है, या करंट वगैरह को मेजर करना है, कहीं का रेजिस्टेंस मेजर करना है। तो आप सभी लोगों से पहले मैं यही पूछना चाहूँगा कि आपके घर में मान लीजिए कोई एक सॉकेट है जहाँ पे बल्ब वगैरह लगा है, और बल्ब के साथ में यदि आपको चेक कराना कि उसमें वोल्टेज आ रहा है कि नहीं, तो आप उसको कैसे टेस्ट करते हैं। यदि एक सॉकेट है जहाँ पे होल्डर है, 2 वायर लगे हैं, उसमें कितना वोल्टेज आ रहा है आपको पता करना है, एक लेवल से कम है या ज़्यादा है, तो आप उसको कैसे टेस्ट करते हैं। सर वोल्ट मीटर से, मल्टीमीटर से भी कर सकते हैं सर। मल्टीमीटर या वोल्ट मीटर से। देखिए एक तरीका उसका ये भी तो हो सकता था ना कि वोल्ट मीटर, सुनिए, तो होल्डर है, होल्डर में हमने दोनों हाथ लगा दिए, अपनी 2 उंगलियां जो है होल्डर के पिनों पे लगा दें। यदि अच्छा सा वोल्टेज आ रहा होगा तो हमको शॉक लगेगा, और नहीं आ रहा होगा तो कोई बात नहीं है। ये भी तो एक टेस्टिंग की मेथड थी। नो सर। अरे वोल्टेज कई लोग कहते कितना हैं है? छोटी वाली बैटरी रहती है आपकी 5 वोल्ट की या 9 वोल्ट की, या हो सकता है आप लोग मोबाइल की बैटरी को भी कई लोग ऐसे ही टेस्ट करते हैं ना कि उसको बैटरी लेते हैं और हल्का सा जीप में लगा के देखते हैं, हल्का सा यदि करंट आ रहा है, मतलब यदि कुछ लग रहा है तो बैटरी सही है, और नहीं है तो ख़राब है। तो देखिए ऐसा ही ये तो हो गया यदि आपको पहले से सर्किट बनाया है, उसको अभी टेस्ट करना है तब के लिए। कई बार क्या होता है, हम मेजरिंग जो मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट है इनका यूज़ तब कर पाएंगे जब हमारे पास में सर्किट पहले से बनाया हो। लेकिन यदि हमको सर्किट बनाना है, उसके पहले ही हम कौन कौन से कंपोनेंट मार्केट से परचेस करके लाएं। जैसे एक सिंपल सी हम बात करते हैं, हमको एक वोल्टेज डिवाइडर ही चाहिए। हमारे पास में 12 वोल्ट की बैटरी है, यदि आप मार्केट में जाएंगे तो आपको 9 वोल्ट की बैटरी मिलती है या 12 वोल्ट की मिलती है। नॉर्मली आपको 11 वोल्ट या 10 वोल्ट की नहीं मिलती, लेकिन किसी सर्किट के लिए हमको 10 वोल्ट की रिक्वायरमेंट है। अब वो सर्किट हम सिर्फ एक वोल्टेज डिवाइडर से 10 वोल्ट बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए हमको कुछ कंपोनेंट लेना पड़ेंगे या कुछ रेजिस्टेंस लेना, सिंपल सा वोल्टेज डिवाइडर के लिए। तो अब आप ऐसा तो नहीं करेंगे कि मार्केट जाएंगे 1K का भी रेजिस्टेंस दे दीजिए, 470 ओम का दे दीजिए, 470 किलो ओम का दे दीजिए, 330 का आता है, 3.3K का आता है। ऐसे क्या नंबर ऑफ रेजिस्टेंस तो बहुत ज़्यादा है। एक तरीका फिर ये होगा कि हम बार बार उसको लगा के सबको चेक करें कि ये वाले रेजिस्टेंस के कॉम्बिनेशन के साथ में हमको 10 वोल्ट मिलेगा कि नहीं, दूसरा लगा के देखें, तीसरा। एक तरीका तो ये हार्डवेयर पे डायरेक्ट इम्प्लीमेंट करने के लिए, उसमें क्या होगा आपको बहुत सारे कंपोनेंट की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। इसका दूसरा ऑप्शन आता है थ्योरेटिकल, कि जो भी हम सर्किट बनाना चाहते हैं उसमें अलग अलग वैल्यू को लिखें, उसके हिसाब से पूरा उसमें करंट मेजर करें कि कितना करंट फ्लो कर रहा है, उसके हिसाब से पहले रेजिस्टेंस के अक्रॉस कितना ड्रॉप है, दूसरे के अक्रॉस कितना ड्रॉप है। ये वाली मेथड भी चलती है, वर्क करती है,
लेकिन ये कब तक के लिए रहता है, जब आपका जो आपने सर्किट डिज़ाइन कर रहे हैं वो सर्किट यदि छोटा है तो आप उसके बार बार मैथमेटिकल कैलकुलेशन कर सकते हैं। लेकिन यदि आपका सर्किट जैसे जैसे बड़ा होता जाता है, कुछ कॉम्प्लेक्स चीज़ें आती हैं, जैसे बीच में यदि आपने कुछ इंडक्टर वगैरह लगाया, तो यदि आप ट्रांजिएंट एनालिसिस वगैरह भी करते हैं कि कितने देर में सेटलिंग टाइम आ रहा है, या स्टार्ट करने के बाद में 200 नैनो सेकेंड के बाद में कितना करंट फ्लो करना है, तो कहीं ना कहीं जैसे इंडक्टर कैपेसिटर लगे तो आपके इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन वगैरह भी पिक्चर में आ जाती है, और उस चीज़ को सॉल्व करना थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग ज़्यादा हो जाता है। यदि आपने एक सर्किट में किया, फिर कुछ वैल्यू चेंज करेंगे, तो फिर आपको पूरा का पूरा वहाँ पे जो कैलकुलेशन है आपकी वो अगेन रिपीट करना पड़ेगी। तो इन चीज़ों से बचने के लिए फिर हम क्या करते हैं, सिमुलेशन का यूज करते हैं। सिमुलेशन अलग अलग प्रकार के होते हैं, हर प्रकार के सिमुलेशन होते हैं। जैसे कि अभी हम जो हैं इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन ब्रांच वाले हैं, तो हमको जो चाहिए वो सर्किट का सिमुलेशन करना है। बाद में ऐसे हर चीज़ के होते हैं, जैसे कि आप चाहें तो इसरो वगैरह की बात करें या DRDO वगैरह की बात करें, तो वो ऐसा तो नहीं करते कि हमको एक सैटेलाइट को लॉन्च करना है तो एक सैटेलाइट बनाया और छोड़ के देख लेते, जाएगा चल गया तो ठीक है, और नहीं चला तो फेल हो जाएगा तो कोई बात नहीं। ऐसा तो नहीं होता, क्योंकि एक एक चीज़ में बनाने में आपका करोड़ों का खर्चा आता है। यदि एक मॉडल आपने बनाया, एक सैटेलाइट को लॉन्च किया और वो किसी कारण से वापस आपके अर्थ पे ही वापस लौट के आता है, तो उससे आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो तो जाएगा ही जाएगा, और साथ में यदि किसी अच्छी सी सिटी के ऊपर यदि वो सैटेलाइट वापस लौट के आता है तो आपके जनधन की हानि होने के भी चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो ऐसी जब बड़ी चीज़ें करते हैं तो उनके पहले भी आपको सिमुलेशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो यहाँ पे आपको पहले जो सिमुलेशन है वो कोई भी चीज़ हो, किसी भी चीज़ का हो, उसके लिए आपको एक मॉडल बनाना है। वो मॉडल चाहे तो आप सिंपल सा हम ऑर्बिटल वगैरह के लिए बना सकते हैं, सिंपल सा इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए भी देख सकते हैं, या फिर कम्युनिकेशन में जैसे 5G टेक्नोलॉजी वगैरह आनी है तो 5G में हमको एंटीना है, कितना पावर उसमें देना चाहिए, ह्यूमन कैपेसिटी कितनी है पावर की सहन करने की, उसमें ट्रांसमिशन रेंज कितनी रहेगी। तो ये सारी चीज़ें जब डिज़ाइन करते हैं तो उसके पहले हम सिमुलेशन करते हैं। सिमुलेशन की आपको अलग अलग जगह पे अलग अलग डेफिनेशंस मिल सकती हैं। आप सीधा सीधा कह सकते हैं दिस इज आल्सो रेफर्ड टू एज व्हाट इफ़, यदि हम ऐसा नहीं करके दूसरा करेंगे तो उसका क्या इफ़ेक्ट आएगा। तो ये जितने भी आपके इफ एंड बट्स वगैरह होते हैं उन सबको सॉल्व करने के लिए हम सिमुलेशन करते हैं। जब सिमुलेशन करते हैं तो इम्प्लीमेंट करने के पहले हमेशा याद रखिए, जब भी हम सिमुलेशन करेंगे तो सर्किट को इम्प्लीमेंट करने के पहले ही सिमुलेशन करें। यदि आपने पहले सर्किट पूरा इम्प्लीमेंट कर ही लिया, जो भी आपके कंपोनेंट वगैरह लगाना है वो सारे लगा लिए, उसके बाद आप सिमुलेशन करेंगे तो शायद उसका उतना बेनिफिट नहीं होगा। सर्किट इम्प्लीमेंट करने के बाद में सिमुलेशन केवल तभी फ़ायदेमंद होगा जब आपने पूरा सर्किट बनाया लेकिन आप उसको ट्रबल शूट नहीं कर पा रहे हैं। कई चीज़ें ऐसी होती हैं, कोई आईसी वगैरह आपने लगाई है, आईसी मीन्स इंटीग्रेटेड सर्किट, तो कोई आईसी लगाई है, उसकी कोई पिन ऐसी है जो आप डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर पा रहा है, उस पर आपको वोल्टेज वगैरह या कुछ चीज़ मेजर करना है, तब के लिए फिर बाद में आप सर्किट के बनाने के बाद में सिमुलेशन करेंगे। वाई सिमुलेशन अगेन सेम टू सेम वापस आते हैं, ये आपको चीपर पड़ता है, यानी कि डज नॉट रिक्वायर डिस्ट्रप्शन ऑफ रियल वर्ल्ड सिस्टम। जो भी आपका सिस्टम पहले से चल रहा था या कुछ भी है, आपको उसको डिस्टर्ब करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आप सीधे सीधा उसको सिमुलेट करके देख सकते हैं। जब हम सर्किट में बना रहे हैं तो जैसे पहले हमने एक डायोड लगाया था, उसको हमको दूसरा डायोड से रिप्लेस करना है, या कोई और कंपोनेंट फेराइड बीट वगैरह लगाई थी उसको हमको रिप्लेस करना है, तो यहाँ पे जो सिमुलेशन में आपका पूरा सर्किट बना है उसमें किसी एक कंपोनेंट को रिप्लेस करके दूसरा कंपोनेंट लगाने में आपको कम टाइम लगेगा इन कंपैरिजन तो यदि आप पूरा हार्डवेयर में उसको चेंज करते हैं तब से, तो ये थोड़ा सा फास्टर होता है। अब इसको आप मल्टीपल टाइम के लिए रिप्लिकेट कर सकते हैं। जैसे हमने एक सर्किट बनाया था, यदि हम उस चीज़ को हार्डवेयर पे बनाते हैं तो एक सर्किट के लिए आपको एक हार्डवेयर आपने पूरा डिज़ाइन किया, कुछ कंपोनेंट कहीं पे प्लेस किए, अब आप चाहते हैं कि नहीं कुछ कंपोनेंट की वैल्यू हमको चेंज करना है, तो वहाँ पे भी क्या करना पड़ेगा आपको, पहले या तो उस हार्डवेयर को एज इट इज़ रहने दें और दूसरा नया हार्डवेयर बनाएं और उसमें उन वैल्यू को चेंज करें, या दूसरा ऑप्शन ये है कि यदि आप नया हार्डवेयर नहीं बनाना चाहते तो जो पर्टिकुलर कंपोनेंट चेंज करना उसको आप फिर से हटाएंगे और दूसरा कंपोनेंट लगाएंगे।
लेकिन दूसरा कंपोनेंट लगाने के बाद में आपको ये समझ में आया कि इससे तो पहले वाला अच्छा था, तो फिर से क्या करना पड़ेगा, पूरी प्रोसेस आपको दोबारा करना पड़ेगी। तो यहाँ पे लेकिन सिमुलेशन में क्या होगा, आपने एक बार सिमुलेट करके देखा, कुछ जो रिजल्ट आए थे उसको एज इट इज़ रहने दिया, जो आपका सिमुलेशन का मॉडल है उसको कॉपी किया, कॉपी करके उसमें आप दोबारा उसको चेंज कर सकते हैं और जितनी टाइम चाहें उतनी टाइम उसको चेंज करके देख सकते हैं। थर्ड जो है ये सेफ़ होता है, जैसे मैंने पहले भी बोला, यदि आपको मेजर करना है या कोई भी आप चीज़ ये देखना चाहते हैं कि हमारे पास में एक कैपेसिटर है, जैसे टीवी के अंदर भी पहले जो बड़ी टीवी आती थी उसमें कुछ कैपेसिटर वगैरह होते थे, आप ये देखना चाहते हो उस कैपेसिटर के दोनों पॉइंट को यदि मैं शॉर्ट करूँगा तो क्या होगा। तो यदि आप रियल वर्ल्ड में ये वाली चीज़ करने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है कि वो कुछ डेंजर भी हो जाए या आप उसको टच कर रहे हैं तो कुछ और ज़्यादा नुकसान हो जाए। लेकिन यदि आप सिमुलेशन में है, सिंपल सा हार्डवेयर पे, वो सॉफ्टवेयर पे है, तो उस समय पे ऐसी कोई भी दुर्घटना नहीं हो सकती। कुछ भी हो, आपका सिस्टम जो है वो बाहर से आपको करंट नहीं मारेगा। तो ये क्या होता है, सिमुलेशन करना सेफ रहता है। अब आती है कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो इलीगल होती हैं, लेकिन सिमुलेशन आपका जो है वो पूरा इथिकल है और लीगल है। आप किसी भी चीज़ में इम्प्लीमेंट चेंज करते हैं, जो भी पॉलिसीज़ होती हैं, तो ये कहीं पे भी डिस्टर्ब नहीं करता। अब जैसे हमारा सिमुलेशन है लीगल है, अब कोई ऐसी चीज़ बता सकते हैं जो सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स में लीगल होती है और बाकी कहीं किसी भी और फील्ड में वो लीगल ना हो। कोई भी एक ऐसी चीज़ जो यदि आप बाहर करते हैं तो वो इलीगल मानी जाएगी, आपको जेल हो सकती है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ में यदि आप करेंगे डोमेन में तो वो कंपलसरी है। कोई भी एक ऐसी चीज़ आप लोगों ने कभी सोचा हो ऐसा? आप लोग बोल सकते हैं, नहीं तो मैं ये वन साइडेड हो जाएगा टोटल, यदि मैं बोलता जाऊंगा तो बस आगे बढ़ते जाएंगे। क्वेश्चन क्लियर है? कोई भी एक ऐसी चीज़ या ऐसी प्रोसेस जो सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स डोमेन में वैलिड है, रिक्वायर्ड है और लीगल है, इसके अलावा आप कहीं पे भी करेंगे तो वो आपका इलीगल माना जाएगा। कोई भी एक प्रोसेस। आप सभी के माइक तो सही ऑन है, किसी को मैंने म्यूट करके नहीं रखा। जो भी आंसर देना चाहे वो अनम्यूट करके आंसर दे सकते हैं। कोई भी जो भी बोलना चाहे, गलत ही बोल। नो आइडिया। नो आइडिया? फिर भी चलिए ठीक है, किसी और को कुछ भी वैलिड हो, ज़्यादा से ज़्यादा गलत होगा। हम कुछ बोलने की कोशिश करें, हो सकता है कि बाकी के दोस्त ज़्यादा से ज़्यादा हंसेंगे कि यार इनने ऐसा जवाब दिया, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। आज की कंडीशन में हंसना तो बहुत अच्छा है, कोशिश तो कीजिए। क्लू दूं कुछ? यदि हम इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करते हैं तो यस सर। इलेक्ट्रॉनिक्स की डेफिनेशन में क्या आता है, हम किस चीज़ की स्टडी करते हैं? इलेक्ट्रॉनिक्स में हम क्या स्टडी करते हैं? सर जो कंट्रोलिंग कंट्रोलिंग स्विच वगैरह। कंट्रोलिंग स्विच वगैरह, सेमीकंडक्टर। अब वापस हम सेमीकंडक्टर पे पहुंचते हैं। सेमीकंडक्टर बनता कैसे है? सेमीकंडक्टर सर, सेमीकंडक्टर बनता कैसे है? पी टाइप का होगा। हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। डोपिंग। डोपिंग का मतलब क्या होता है? सर हाँ हाँ, इम्प्योरिटीज ऐड करना। इम्प्योरिटी ऐड करना या मिलावट करना। तो केवल एक ये डोपिंग ही वो चीज़ है जो मैं आपसे Yes, पहले sir. भी पूछ रहा था। ये सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स में वैलिड है। यदि आप एक किराना की दुकान चलाते हैं और उसमें चावल में यदि कुछ मिलाएंगे तो वो इलीगल है, गलत तरीका है। यदि आप शराब की दुकान चलाते हैं, उसमें भी कुछ यदि आपने अनवांटेड कंपोनेंट मिलाए हैं, कुछ भी मिलावट की है, तो वो गलत है। आप एथलेटिक्स में भी जाते हैं या कहीं पे भी कोई भी एथलेटिक्स जो है कुछ भी ऐसी चीज़ खाता है जिससे उसकी एनर्जी वगैरह बढ़ती है, तो वो इलीगल है। आप कहीं और चले जाइए, कहीं पे भी ये मिलावट करना सही नहीं है। लेकिन हम यदि इलेक्ट्रॉनिक्स में मिलावट नहीं करेंगे तो ये इलेक्ट्रॉनिक्स चलेगी ही नहीं ना। यदि आप प्योर सेमीकंडक्टर जब तक लेते रहेंगे, जब तक पी और एन टाइप के नहीं बनेंगे, जब तक वो कहानी आगे बढ़ेगी ही नहीं। तो ये हमारी फील्ड है, हम अपनी फील्ड से रिलेटेड कुछ कुछ अच्छी सी चीज़ें जो होती हैं वो याद रखना चाहिए। कई बार आप जब कॉलेज वगैरह, हो सकता है कोई फर्स्ट सेमेस्टर या थर्ड सेमेस्टर के हों,
जो अभी शायद कॉलेज नहीं आए हो, नहीं तो अलग अलग जगह पे आप कोड भी देखेंगे तो वहाँ पे इनसे रिलेटेड कोड भी मिलेंगे। तो ये लीगल और इथिकल के लिए आया था, इसलिए पॉइंट आया। नाउ कम टू इलेक्ट्रॉनिक्स। यदि हम प्रॉपरली अब सर्किट सिमुलेशन की बात करें, जब हम सर्किट बनाते हैं तो कुछ कंपोनेंट तो जो होते हैं वो हमारे नॉर्मली उतने कॉस्टली नहीं होते। जैसे हमको कोई भी एक रेजिस्टेंस वगैरह की वैल्यू चेंज करना है या कुछ भी, तो हम मार्केट से जाते हैं और कुछ 50 पैसे का या 1-2 रुपए के रेजिस्टेंस आते हैं, तो उनको हम चाहें तो 10-12 रेजिस्टेंस भी ला के और बदल सकते हैं। कई बारी चीज़ें ऐसी होती हैं, जैसे हमको कुछ आईसी है, आईसी आप लोगों ने देखी होंगी कहीं ना कहीं। किसी ने आईसी देखी? यस सर। यस सर। कैसी दिखती है? यस सर। यस सर देख। कैसी दिखती है? सर ग्रीन कलर। ग्रीन कलर की। और कोई? सर ब्लैक कलर की रहती है सर, और उसमें सर जो लेग्स लिख रहे रहते हैं सर 8 लेग्स या और भी ज़्यादा। ठीक है, ये अधिकतर आपको ब्लैक कलर की निकले मिलेगी और उसमें अलग अलग लेग्स होंगे। कई में आपको 10 पैर की 10 पिन की भी मिलेगी, 14 पिन की मिलेगी, 20 पिन की मिलेगी और ज़्यादा पिनों की भी हो सकती है। जिसने वो ब्लैक वाली देखी है, क्या बता सकते हैं आपने मैक्सिमम कितने पिनों तक की देखी है? सर अभी नॉर्मली छोटी वाली देखी सर, 8 वाली तक सर। 8 वाली तक देखी है। चलिए ठीक है जी सर। और किस किस ने उसका यूज किया? आने डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली भी कहीं पे भी यूज किया हो किसी ने? आप में से किस किस ने आईसी या उससे बनी किसी चीज का यूज किया है? सर आईसीएस के यूज तो बहुत सी जगह पे होते हैं सर। नहीं, कहाँ कहाँ होते हैं मैं वो नहीं पूछ रहा अभी। अभी मैं सिर्फ आपसे, आप में से उनका नाम से पूछना चाहता हूँ, किन किन ने यूज किया है आईसी, डायरेक्ट आईसी या उससे बनी किसी भी चीज का? हाँ या ना, बस इतना। नो सर। नो नहीं किया? अरे कैसी बात कर रहे हो? यदि यस आप सर किया है सर, किया है सर। किया है? कंप्यूटर ही सर उसी में है सर, एक देखा जाए तो सर। अभी भी जो मीटिंग चल रही है, यदि आप लोग मुझे सुन रहे हैं तो या तो आपके हाथ में मोबाइल है या फिर लैपटॉप या डेस्कटॉप वगैरह पे सुन रहे हैं, और उन सब के अंदर आईसी बनी है, आईसी लगी है, उन्हीं के बेसिस पे ये पूरा आपका सिस्टम वगैरह चल रहा है। तो आप में से कोई भी ऐसा नहीं है जिसने इन आईसी वगैरह का यूज ना किया हो। हाँ, छूके भरे नहीं देखा हो डायरेक्ट, लेकिन इन सब का यूज़ तो आप कर ही रहे हैं। जो आवाज़ आ रही है मेरी, उसमें भी कोडेक और डिकोडर वगैरह की आईसीस लगी हैं, इंटीग्रेटेड चिप है, तो वो आप लोगों ने सभी ने यूज किया है। तो अगेन ये फिर से हमारी फील्ड की बात आती है कि हम बाद में कहते हैं नहीं मैकेनिकल वालों की रिक्वायरमेंट तो हमेशा है, सिविल वालों की हमेशा पड़ेगी, तो ऐसे ही आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल की ज़रूरत भी हमेशा ही रहेगी। तो जब भी है थोड़ा सा आप इसमें हमेशा प्राउड रखिए कि हम इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रिकल से इंजीनियरिंग कर रहे हैं या उसके इंजीनियर बन रहे हैं। यहीं पे आता है, वापस आते हैं आईसी पे। यदि हम छोटे से कंपोनेंट रजिस्टर वगैरह लगा रहे थे तो ठीक था, लेकिन यदि आप थोड़ा सा बड़ा सोचें इसमें कि यदि हमको कोई एक आईसी डिज़ाइन करनी है, तो एक आईसी जो मार्केट में आपको 5-10 रुपए की मिलती है, चलो हम थोड़ा सा और महंगा कर लेते हैं, कोई आईसी मान लीजिए आपको 80 रुपए की या 100 रुपए की मिल रही है, तो कोई लगभग ऐसी चीज़ बता सकता है कि जब हम पहली आईसी वो क्रिएट करते हैं जो हमको मार्केट में जाके 100 रुपए की मिल रही है, यदि हम एक आईसी बना रहे हैं, ले रहे हैं, खरीद रहे हैं, तो जो मैन्युफैक्चरर उसको बनाता होगा, जब वो पहली आईसी बनाता है तो वो लगभग उसको कितने की पड़ती होगी? चलिए 40? 40। हाँ, सर उसके रॉ मटेरियल के ऊपर है सर, जो भी उसने यूज किया है उसकी आप तो अप्रॉक्स बता cost लगी हुई दीजिए है। उसकी। अपन को फुटकर में, थोक में भी नहीं कह रहा, फुटकर में 100 रुपए की पड़ रही है। जब मैं मार्केट से जाता हूँ अपने एमपी नगर में या सिटी जाता हूँ, वहाँ से खरीद के ला रहा हूँ, तो कोई 100 रुपए की दे रहा है, कोई 105 की दे रहा है। तो जिसने मैन्युफैक्चरर जिसने बनाई है, उसने पहली आईसी जो बनाई है वो कितने की पड़ेगी? सर पहले ज़्यादा कॉस्टली पड़ेगी, लगभग 60 to 70 रुपीज अप्रोक्सीमेट पड़ेगी। फिर से बोलिए आप। 270 रुपीज़? सॉरी 60 to 70 रुपीज। ठीक है, कोई और? 50 से नीचे वाली छोड़ दीजिए, उसके ऊपर वाले बताइए। 100 से कम वाले छोड़ दीजिए। अब बताइए 100 से ज़्यादा है तो लगभग कितने की पड़ेगी? सर 200। 200 से और ज़्यादा?
500 500 से और ज़्यादा? आप ही एक है? अरे बोली लग रही है, कुछ भी तो बोलिए। 1000 हजार से और ऊपर बढ़िए, 10,000 सर। और ऊपर बढ़िए, सर 1500। 10,000 और ऊपर बढ़िए, सर 50,000। हाँ, और ऊपर बढ़िए, और ऊपर बढ़िए। 1 करोड़। सर आजकल ये- इतनी महंगी ये- हो जाएंगी सर, तो फिर यूजेस क्या रहेगा सर उसका? हाँ, ये क्या है, ये वाली जो चीज़ें अपन जो यहाँ पे पॉइंट लिखा है मैंने, स्पेशली इंटीग्रेटेड सर्किट इज एक्सपेंसिव एंड टाइम कंज्यूमिंग, ये बहुत बड़ा पॉइंट है यहाँ पे। आप लोगों ने जो सोचा कि 100 रुपये की एक आईसी है, उसको बनाने में सिर्फ 60-70 रुपये लगते होते, तो हमारे यहाँ पे घर घरों में बन रही होती है आईसियाँ। आपको ये जान के बहुत अफसोस होगा कि हमारी इंडिया में अभी 2-4 साल पहले तक कोई आईसी नहीं बनती थी। ये इतनी कॉस्टली और इतना क्लीन इन्वायरमेंट चाहिए होता है इनके लिए, तो ये कुछ लाखों में पहुंच जाती है इसकी कास्ट। पहली आईसी बनाना आपको 50-60 लाख के आसपास की पड़ती है, और उसको पूरा डिज़ाइन करने में आपकी जो टाइमिंग है, यदि प्रॉपर आपका किसी और चैनल से नहीं बन पा रहे हैं तो साल भर तक का टाइम भी लग सकता है। 3 मंथ से स्टार्ट करके 1 साल तक का टाइम लग जाता है एक आईसी बनाने में। अब हो सकता है आपको ये वाली चीज़ जो कोई और बोल रहा था कि सर इतनी महंगी होती तो आदमी आईसी बनवाएगा ही क्यों, शायद किसी का क्वेश्चन था, पूरा क्लियर नहीं हुआ, लेकिन हाँ ऐसा आप लोगों ने किसी ने बोला था। तो अब मैं आपको एक दूसरा एग्जाम्पल लेके इसको क्लियर करता हूँ। आप ये बताइए, हम एक मार्केट में जाते हैं और मुझे एक भूख लगी है, मैं अपने किसी दूसरे शहर से आया हूँ, मेरे पास में सिर्फ पैसे हैं अपने हाथ में और मुझे खाना खाना है, और खाना खाने के लिए भी मैं सिर्फ एक सब्जी रोटी खाना चाहता हूँ। मार्केट में एक नॉर्मल दुकान पे जाएंगे तो आपको 10 रुपए की रोटी, अलग अलग कंडीशन में 5 रुपए की भी रोटी मिल जाएगी, जो सिंपल सी तवा रोटी रहती है वो 5 रुपए की भी मिल जाएगी, कई जगह पे 10 की मिलेगी, और ज़्यादा से ज़्यादा 20 या 25 रुपए की मिल जाएगी। एक रोटी आप जो परचेस करते हैं मार्केट में रेस्टोरेंट से, वो आपको 10 रुपये या 5 रुपये से लेके 25 रुपये तक की कहीं के भी पड़ती है, इतने की बनती है। इसमें किसी को कोई डाउट? नो सर। अब ये बताइए, यदि वो रोटी मैं खरीदना नहीं चाहता, मैं बनाना चाहता हूँ, तो मुझे पहली रोटी बनाने में कितना खर्चा आएगा? सर तो वो तो महंगी पड़ जाएगी सर, पूरा अरेंजमेंट करना पड़ेगा सर, पूरा मटेरियल लाना पड़ेगा। कितनी महंगी पड़ जाएगी फिर भी? अब सर 1000 1000 का सिलेंडर ही आएगा। अरे यार, सिलेंडर आएगा, गैस लगेगा, फिर आप वो जो चौकी वगैरह, आप में से जो गर्ल्स हैं वो एक एक चीज गिनाइए तो सही, कौन कौन सी चीजें लगेंगी। कोई भी गर्ल्स गिनाइए, एक रोटी बनने में क्या क्या चीजें लगेंगी। किसी ने बनाई है रोटी कि नहीं बनाई? यस सर, बनाई है। हाँ तो फिर बोलो ना, क्या क्या लगेगा। मैंने भी बनाई सर रोटी बनाने में सर गैस लगती है सर, और आटा सर, पानी, चूल्हा, टंकी, आटा, पानी, चौकी, बेलन, हाँ। हाथ, आदमी, औरत, नमक, तवा के साथ में फिर आप वो जो जब रोटी को पलटाएंगे, या तो आप डायरेक्ट हाथ से पलटा लीजिए, लेकिन हाथ से पलटाने में जलने का डर रहता है, तो उसके लिए चमीटा वगैरह भी लगेगा। तो अब आप शायद सरोता रहता। हाँ, देखिए मैं पूछने का मतलब ये था कि आपको बाद में यदि कभी डाउट आता है कुछ भी चीज़ में रहता, तो आप बिल्कुल खुल के मुझसे पूछ सकते हैं। अभी मैडम है, लेकिन मैडम कुछ बोलेंगी नहीं, ज़रूरी चीज़ें जो हैं आप कोर्स से रिलेटेड कुछ भी पूछते हैं तो जो इच्छा हो वो आप मुझसे बिल्कुल खुल के बोल सकते हैं। कई बार जब हम सर्किट बनाएंगे तो बिल्कुल संकोच मत कीजिए कि हमारा रेजिस्टेंस है, हमारी इतनी वैल्यू नहीं आ रही है, सर की आ रही है, कुछ भी जहाँ पे भी डाउट आएगा तो वो पूछ लीजिएगा। ठीक, दूसरा ये हमने रोटी का एग्जांपल देखा, ये सिंपल सी एक रोटी थी, सारी चीज़ें मार्केट में अवेलेबल है, हमको डायरेक्ट उठा के आपको, पहले के ज़माने में होता था कि गेहूँ, पहले आपके खुद के गेहूँ हो तब आप उसको पिसवाएंगे तब आटा मिलेगा, आज आपको रेडीमेड आटा भी मिल जाता है, रोटी भी मिल जाती है, लेकिन यदि हमको खुद को बनानी है तो ऐसे ही जब आप एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के लिए पहली आईसी बनाना चाहते हैं तो करीबन आपकी 10 से 12 इंजीनियर की टीम लगती है, वो पूरा का पूरा उसको मेजर करती है कि हमको अलग अलग, जब सर्किट बनाते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स में तो 2-3 पैरामीटर होते हैं जिस पे पूरी परफॉर्मेंस को चेक किया जाता है। अब एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है तो उसकी परफॉर्मेंस हम किस किस चीज़ पे चेक कर सकते हैं? इलेक्ट्रॉनिक सर्किट की परफॉर्मेंस, जैसे आपकी एक बाइक है, यदि कोई भी आप 2 प्रकार की अलग अलग बाइक ले लीजिए, कोई एक लूना टाइप की ले लीजिए एक्सल 100 या स्कूटी ले लीजिए, और एक हाई एंड की हायाबूसा टाइप की ले लीजिए,
तो दोनों की परफॉर्मेंस आप कैसे चेक करेंगे कि कौन सी अच्छी है कौन सी खराब है? स्कूटी नहीं लेना चाहते, स्प्लेंडर ले लीजिए। कैसे चेक करते परफॉर्मेंस? माइलेज देख कौन से इंजन में कितना चला? ड्राइव करके इंजन सर। ट्रायल करके भी अब सबकी अलग अलग कंडीशन होती हैं। किसी को क्या रहता है कि लुक अच्छा होना चाहिए। अब आप छोटी गाड़ी रखेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, बाहर से जाएंगे मार्केट में देखेंगे कहेंगे कितनी छोटी गाड़ी है। कई लोग कहते हैं यार बाकी सब तो ठीक है लेकिन उसका माइलेज अच्छा होना चाहिए, पेट्रोल महंगा हो रहा है तो आप उसका ये भी देखते हैं कि 50 का एवरेज दे रही है, 100 का दे रही है। कई लोग इंजन कैपेसिटी के हिसाब से देखते हैं या मैक्सिमम स्पीड देखते हैं उसकी। तो अलग अलग जगह पे आपके अलग अलग क्राइटेरिया हो सकते हैं। जैसे एक आप ट्रैक्टर बनाएं और एक कार बनाएं तो दोनों में अलग अलग कंडीशन है। जब आप ट्रैक्टर बनाएंगे तो नॉर्मली उसकी स्पीड के हिसाब से नहीं देखा जा सकता कि ये मैक्सिमम कितनी स्पीड में चलता है, क्योंकि उसको हमको क्या है पावर चाहिए होती है। कार के लिए आपके परफॉर्मेंस पैरामीटर अलग होते हैं। ऐसे ही जब हम इलेक्ट्रॉनिक सर्किट डिज़ाइन करते हैं तो उसके भी हम कुछ परफॉर्मेंस पैरामीटर होते हैं। जैसे कि जब आप मोबाइल का यूज कर रहे हैं तो इसमें एक परफॉर्मेंस पैरामीटर होता है पावर कंजप्शन कितना है। यदि क्योंकि मोबाइल में क्या है आप बैटरी को चार्ज करते हैं, बैटरी है आपकी हो सकता है कि 3000 mAh की हो, पहले कम की आती थी अब ज़्यादा की भी आ रही हैं। लेकिन यदि 3000 mAh की बैटरी है और आपका मोबाइल यदि ज़्यादा पावर कंजप्शन करता है तो उसका बैकअप टाइम क्या होगा आपका कम होगा। तो इस कंडीशन में क्या होगा, पहला हमारा हो गया पावर कितना है। फिर दूसरा यदि आप जैसे इंटरनेट वगैरह चला रहे हैं या मोबाइल की बात करें तो कहते हैं इसकी स्पीड, यदि आप नेट चला रहे हैं तो कहते हैं कि कितनी स्पीड बन रही है, डाउनलोडिंग स्पीड हमको कितनी मिल रही है या अपलोडिंग की कितनी मिल रही है। 10 kbps मिल रही है, 100 kbps है, 1 mbps है। या इवन जब आप पेन ड्राइव वगैरह भी बनाते हैं, आपको एक मूवी को कॉपी करना है तो वो कितनी देर में कॉपी हो रही है। तो एक हो जाती है, फिर आपकी स्पीड भी हो जाती है। एक तीसरा पैरामीटर आता है एरिया। हम जो चीज़ बना रहे हैं उसमें हमको कितना एरिया लगेगा। तो ये तीनों पैरामीटर को पहले हमको चेक करना होता है। तो जो भी आपका एक सर्किट डिज़ाइनर होता है या जब भी हम जो आईसी के लिए हम बना रहे हैं, जो भी डिज़ाइनर हैं उनको इन सब चीज़ों पे ट्रेड ऑफ कराना होता है। क्योंकि कई चीज़, एक चीज़ आप बढ़ाएंगे, जैसे यदि हम स्पीड बढ़ाना चाहते हैं तो पावर भी उसके साथ में बढ़ जाएगी। यदि हम पावर बहुत ऑप्टिमाइज़ करना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं उसकी स्पीड भी कम हो जाती है। तो इन सारी चीज़ों का एक ट्रेड ऑफ किया जाता है और ऐसी चीज़ बनाने की कोशिश की जाती है कि जो हमारी सारी की सारी रिक्वायरमेंट है उनको फुलफ़िल करे। तो इन चीज़ों को डिज़ाइनर में क्या है, टाइम बहुत लगता है। एक तो टाइम लगता है, टाइम कंज्यूमिंग होती है। और यदि हमने एक गलत आईसी बना दी, जो हम सोच रहे थे कि हम ये बना के मार्केट में निकालेंगे, और यदि वो गलत हो गई तो कोई भी कंपनी कई बार 2-2 महीने 3-3 महीने मार्केट में पिछड़ जाती है। तो ये बहुत ज़रूरी रहती है कि हम जब भी सर्किट बना रहे हैं उसका छोटे लेवल पे बना रहे हैं। अभी हम जैसे डिप्लोमा के हिसाब से छोटा सा सर्किट बना रहे हैं तो हमको बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जब आप किसी पूरा कोर्स कंप्लीट करने के बाद यदि किसी अच्छी बड़ी इंडस्ट्री में जाते हैं तो वहाँ पे इन चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। इवन सारा मटेरियल अवेलेबल है, आपके पास बहुत ज़्यादा मनी की कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब भी जो भी कंपनी रहेगी सबसे पहले वो आपसे सिमुलेशन कराएगी। सिमुलेशन ओके होने के बाद ही आप एक्चुअल हार्डवेयर पे जाएंगे। तो ये सर्किट सिमुलेशन करना हमको ज़रूरी है। जब सर्किट की बात करते हैं तो हम इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स वगैरह की बात करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स में कौन कौन से कंपोनेंट के नाम आप जानते हैं अभी तक? इलेक्ट्रॉनिक्स के कंपोनेंट कौन कौन से हैं जो आपने सुने हो? डायोड, सर गेट्स होते हैं सर, डायोड है, डायोड बोलो बच्चे नाम बोलो। और सर गेट्स होते हैं, एंड गेट, नॉन गेट। आपने देखा एंड गेट कैसा होता है? सर सिंबल बस देखिए सर। हाँ, जो डी जैसा दिखता है, जिसके 2 पैर बने होते हैं एक साइड और एक अलग बना रहता है डी जैसा, वो आपका एंड गेट का सिंबल। यस सर। एंड गेट देखा है आपने? किसी ने भी देखा है एंड गेट? आगे ये लोग का ना जब से कोरोना चल रहा है 2 साल से जो है चल रहा है तो इन लोगों के कॉलेज में आया ही नहीं है ये तो। नहीं वो कोई बात नहीं मैम, वो मुझे भी मालूम है। लेकिन क्या है तो थोड़ा सा इन लोगों का हेजिटेशन मिट जाए इसलिए मैं ये सारी चीज़ें पूछ रहा हूँ और कुछ नहीं है। ठीक। तो नॉर्मली क्या होता है, डायोड
मार्केट में सीधे अवेलेबल नहीं होता है, वो किसी ना किसी आईसी के फॉर्मेट में होता है। जैसे आपकी 7408 जो आईसी है वो आपकी एंड गेट की आईसी है, तो वो आपको आईसी के फॉर्मेट में ही मिलेगा। अब उसमें हो सकता है 4 गेट बने हों कुछ, और दिखेगा कैसा, ऊपर से काला काला ये आईसी रहेगी। यदि आप उस आईसी को खुरचने की कोशिश भी करेंगे तो अंदर से आपको कुछ एंड गेट वगैरह दिखने वाला नहीं है, कुछ आपको चमकीला टाइप की सी चीज़ें दिखेंगी जो सिलिकॉन वगैरह रहता है, तो ऐसा कुछ दिखने वाला नहीं। बाकी अलग अलग जो कंपोनेंट है उसमें आपके रेजिस्टेंस हो सकते हैं, इंडक्टर हो सकता है, कैपेसिटर वगैरह हो सकता है, डायोड बात की, स्विच बात की, तो ऐसे अलग अलग प्रकार के हमारे पास में कंपोनेंट हैं। अब जब हम कोई एक सर्किट सिमुलेटर टूल वगैरह बनाते हैं तो हम ऐसा टूल की रिक्वायरमेंट होती है जिसमें ये सारे के सारे कंपोनेंट आपको मिल जाएं। तो यदि हम सर्किट सिमुलेशन के लिए बात कर रहे हैं तो जिन टूल में ये आपको रेजिस्टेंस, इंडक्टर, कैपेसिटर वगैरह हैं वो आपके सर्किट सिमुलेशन के लिए रहेंगे। यदि किसी दूसरे फील्ड में जाते हैं तो उनमें उसके हिसाब से आपको अलग अलग कंपोनेंट मिलेंगे। जैसे यदि आप मैकेनिकल साइड में जाते हैं तो आपको उसमें स्प्रिंग वगैरह मिलेगी कि स्प्रिंग कांस्टेंट कितना है, कोई भी आप मटेरियल है जैसे आयरन है या स्टील है या कॉपर वगैरह, उनकी स्ट्रेंथ कितनी है, तो उसमें वो सारे आपको कंपोनेंट मिलेंगे। यदि हम सर्किट सिमुलेशन में बात करते हैं तो वेरीफाई करना है हमको। सर्किट सिमुलेशन इज अ टेक्निक फॉर चेकिंग एंड वेरीफाइंग। आप चेक कर सकते हैं या वेरीफाई कर सकते हैं द डिजाइन ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक सर्किट एंड सिस्टम प्रियर टू मैन्युफैक्चरिंग एंड डिप्लॉयमेंट। मैन्युफैक्चरिंग आप पीसीबी वगैरह पे भी बना रहे हैं तो वो भी आपकी यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग ही कहलाएगी। डिप्लॉयमेंट मतलब जब आप उसको असेंबल वगैरह कहीं पे कर रहे हैं तो वो आपका डिप्लॉयमेंट कहलाएगा। कई बार क्या होता है कि हम टेम्परेचर इफेक्ट वगैरह को मॉनिटर नहीं कर पाते हैं कि अलग अलग टेम्परेचर पे हमारा सर्किट कैसा परफॉर्म करेगा, या 2 घंटे चलने के बाद में क्या कंडीशन होगी, या 3 घंटे के बाद में क्या कंडीशन होगी। वो सारी चीज़ें भी यदि आप देखना चाहते हैं तो जो भी आपका सर्किट सिमुलेटर टूल होगा वो आपको ऑप्शन प्रोवाइड करेगा कि इस पर्टिकुलर टाइम लिमिट के बाद में मेरा क्या कंडीशन होगी। अब जब हम वापस, पहले तो पूरा सिमुलेशन था, सिमुलेशन कई प्रकार की फील्ड में हो सकते थे। फिर हमने देखा कि यदि हम इलेक्ट्रॉनिक्स डोमेन में आ रहे हैं तो हमको सर्किट सिमुलेशन करना है। अब जब हम सर्किट सिमुलेशन की भी बात करते हैं तो सर्किट सिमुलेशन भी अलग अलग टाइप के होते हैं। उसमें है एक एनालॉग सर्किट सिमुलेशन, देन अनदर इज डिजिटल सर्किट सिमुलेशन, और थर्ड वन इज मिक्स्ड मोड सर्किट सिमुलेशन। अब इन सब में क्या होता है कि सिमुलेशन तो वही है, कंपोनेंट आपके वही लगे हैं, लेकिन यदि आप एनालॉग सर्किट में सिमुलेशन करते हैं तो आपको हाई एक्यूरेसी की रिक्वायरमेंट होती है। क्योंकि जब हम एनालॉग की बात करते हैं, यदि आप एक साइनोसोइडल वेव की भी बात करते हैं तो जो, यदि हम सिंपल से जो हमारे घर में सप्लाई होती है, हमारे घर में जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होती है उसके स्पेसिफिकेशन क्या होते हैं सर? 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज। 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज, और वो अधिकतर क्या होती है, साइनोसोइडल टाइप की होती है। साइनोसोइडल टाइप के मतलब क्या होता है कि वो वैल्यू अलग अलग बढ़ती है। पहले कहीं ना कहीं पे आप यदि एक वोल्टेज देखेंगे तो 0 वोल्ट होगा, फिर 1 वोल्ट, 2, 3, 4, इवन 3 के बाद 4 भी डायरेक्ट जंप नहीं करता होगा। 3 के बाद 3.1, 3.2, 3.3, अब 3 से 3.1 भी डायरेक्ट जंप नहीं करता। 3 से 3.01, 3.02 वो भी अब डायरेक्ट नहीं है, अनेक वो डिस्क्रीट ना होते हुए कंटिन्यूस पूरा रहता है। तो यदि हमको पूरा एनालिसिस करना तो लगभग हमको सारे पॉइंट जितने ज़्यादा से ज़्यादा हम कवर कर सकते हैं उन सब पे कवर करना होगा, और इन चीज़ के लिए हमको हाई एक्यूरेसी की ज़रूरत पड़ती है। यदि आप एनालॉग में जाते हैं तो एसी में फ्रिक्वेंसी वगैरह कितनी है, कुछ लीनियर कंपोनेंट कितने हैं, नॉन लीनियर कितने हैं, ट्रांजिएंट कितना था, टाइम वगैरह का हमको एग्जैक्ट एनालिसिस करना होता है। और जब ये एनालॉग सिमुलेशन करते हैं तो ये आपके नॉर्मली स्मॉल सर्किट जो होते हैं उनके लिए ये सिमुलेशन करना ज़्यादा सूटेबल रहता है एनालॉग टाइप का। अब जो मैंने स्मॉल सर्किट पहले बोला था कि सिंपल से हमको वोल्टेज डिवाइडर, लेकिन जो आप मैनुअली स्मॉल जिसने की कर रहे थे उससे कॉम्प्लेक्स रहेगा। लेकिन बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स के लिए यदि आपने एनालॉग सिमुलेटर वगैरह का यूज़ किया तो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। टाइम कंज्यूमिंग मतलब वो एक एक स्टेप, कितना आप उसका स्टेप रख रहे हैं उसके हिसाब से डिसाइड करेगा कि पूरा सिमुलेशन परफॉर्म करने के लिए आपको कितना टाइम लग रहा है। तो ये आपका एक एनालॉग सिमुलेशन। देन आता है डिजिटल सर्किट का। तो डिस्क्रीट में जब हम डिजिटल की बात करते हैं तो यहाँ पे हम डिस्क्रीट वोल्टेज लेवल का यूज करते हैं। डिस्क्रीट में नॉर्मली यदि आप जाते हैं तो एक लॉजिक 0, लॉजिक 1, या इसको आप हाई और लो भी बोल सकते हैं, जो रहते हैं। ये आपको बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स सर्किट के लिए भी सिमुलेशन के लिए यूज कर सकते हैं। आपने डिजिटल में कौन कौन से सर्किट के नाम सुने हैं?
सिंपल से नाम पूछ रहा हूँ मैं, कौन कौन, जैसे आपने एंड गेट बताया, ऐसे और क्या क्या होते हैं? डोर गेट, एंड गेट, हाँ, और नैंड गेट, नैंड गेट, बैंड गेट, डॉट गेट, और गेट के अलावा, और गेट, गेट के अलावा देखिए मल्टीप्लेक्सर बनते हैं, काउंटर बनते हैं। आप तो सिंपल सी देखें, यदि चौराहों, फ्लिप फ्लॉप, ना फ्लिप फ्लॉप है, सर रेक्टिफायर होता है सर। रेक्टिफायर नॉर्मली वो आपका डिजिटल में नहीं आता, वो एनालॉग का रहता है, क्योंकि उसके आप जब वेवफॉर्म भी देखेंगे ना जो डायोड वगैरह का यूज कराते हैं सर डीमल्टीप्लेक्सर। हाँ, डीमल्टीप्लेक्सर। तो ऐसे आपके इन चीज़ों के बाद में भी जब आप जाएंगे तो कॉम्प्लेक्स लॉजिक वगैरह भी बनाते हैं। जैसे आप रेलवे वगैरह में जाते तो डिस्प्ले वगैरह जो हो रहे हैं, या चौराहे पे जाते जो काउंट टाइम जैसे रेड के साथ में आपको एक काउंटिंग वगैरह चलती रहती, तो ये सारे कहीं ना कहीं पे आपके डिजिटल डोमेन में ही चलते हैं। मिक्स्ड सर्किट, जिसमें आप एनालॉग का कुछ एनालॉग भी ले लें और उसका थ्रेशोल्ड लेके कुछ डिजिटल वाला पोर्शन कर दें, तो वो आपका क्या आ जाएगा, मिक्स्ड मोड का सर्किट सिमुलेशन। अब जब आप मार्केट में जाएंगे या सर्च करेंगे कि हमको सर्किट सिमुलेशन के लिए या इलेक्ट्रॉनिक्स डोमेन में सिमुलेशन के लिए कौन कौन से सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं, तो आपको बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स मिलेंगे। जैसे सर्किट लॉजिक है, DSCH है, EGEDA है, LT स्पाइस है, काईकैड है, मल्टीसिम है, NS2 है, ऑरकैट है, पावर सिम है, स्पाइस है, सिमलिंक है, टीना है, और ये कुछ है। मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ इतने ही हैं, इससे और भी ज़्यादा आपको जब जाएंगे तो मल्टीपल आपको और ज़्यादा सॉफ्टवेयर मिल जाएंगे। अब यहाँ पे ये बात आती है कि हमको कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करना है। अब जैसे कुछ इसमें से सॉफ्टवेयर हैं, जैसे कि यदि हम टीना की बात कर रहे हैं या सिमलिंक, सिमलिंक जो है ये आपका मैटलैब का एक पार्ट है। सिमलिंक का मैटलैब में बहुत सारी लाइब्रेरी होती है, उसमें से एक जो है वो सिमलिंक है, जो आपके इलेक्ट्रिकल सर्किट के लिए है। देन टीना भी बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है, लेकिन ये क्या है, ये फ्रीली अवेलेबल नहीं है। इन चीज़ों को यदि आपको यूज करना है तो पहले आपको इनको परचेस करना पड़ेगा। जैसे आप मैटलैब परचेस करेंगे तो मैटलैब के साथ में फिर सिमलिंक परचेस करेंगे, फिर आप उसका यूज कर सकते हैं। टीना है तो टीना को भी जब परचेस करेंगे तो उसमें कई बार वो एक डोंगल वगैरह प्रोवाइड कराते हैं, जिसपे सिस्टम में आप इंस्टॉल आप सब में कर सकते हैं, लेकिन जब रन करेंगे तो वो डोंगल उस सिस्टम में होना चाहिए, मतलब वो की तरह काम करता है। तो इन सब चीज़ों में हमको कुछ ना कुछ पैसा किसी कंपनी को देना पड़ेगा, उनसे परचेस करना पड़ेगा, और उसके बाद में हम यूज करेंगे। यानी कुछ तो वेरिएशन इसका हो गया कि वो पेड है या फ्री है। फिर दूसरा आता है कुछ और भी हैं जो फ्री हैं, जैसे कि DSCH जो है ये माइक्रोबेंड का है, और DSCH मतलब डिजिटल स्कीमेटिक। यदि आप सिर्फ और सिर्फ डिजिटल सर्किट को बना के उसका सिमुलेशन को परफॉर्म कराना चाहते हैं, तब के लिए आपका DSCH सूटेबल है। यानी उस समय पे हम पूरा जितने भी जैसे मक्स वगैरह हो गए, काउंटर हो गए, इन सब का सिमुलेशन करना चाहते हैं तो हम DSCH पे कर सकते हैं, लेकिन अब ये आपका एनालॉग का सिमुलेशन प्रोवाइड नहीं कराता। तो ऐसी कहीं ना कहीं पे अब बहुत सारी कंडीशंस हैं, जैसे अभी यहाँ पे आता है NS2 वगैरह हो गए, कुछ सॉफ्टवेयर फ्री हैं, एनालॉग वाले भी हैं, लेकिन वो क्या करते हैं, उनको पहला मॉडल बनाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगी। मतलब जब तक कंप्लीट आप उस चीज़ को नहीं पढ़ेंगे या नॉलेज उसका नहीं लेंगे, तब तक उस वाली चीज़ को रन नहीं कर पाएंगे। कहने का मतलब वो ज़्यादा थोड़े से कॉम्प्लेक्स टाइप के होते हैं। इसलिए हमने एक ऐसा टूल देखा, जैसे कि यदि यहाँ पे बात कर रहे हैं हम LT स्पाइस, ये फ्री है, इजली अवेलेबल है, एनालॉग का सिमुलेशन भी देता है, और उतना ज़्यादा टफ नहीं है। यदि हम आराम से इसमें 2-4 घंटे भी बैठ के प्रैक्टिस करते हैं तो हम बाकी के सर्किट के सिमुलेट कर सकते हैं। इसके बाद में जो ज़रूरत पड़ती है कि इसमें कितने कंपोनेंट अवेलेबल हैं, तो अलग अलग इनने लाइब्रेरी बना के रखी है, और जैसे जैसे कंपोनेंट बनते हैं उसको हम अपडेट कराते जाते हैं। आप लाइब्रेरी को डाउनलोड कीजिए और उसमें जो कंपोनेंट हैं उनको हम यूज कर सकते हैं। इसलिए हमने यहाँ पे LT स्पाइस को चूज़ किया। वापस आते हैं LT स्पाइस पे। LT स्पाइस इज हाई परफॉर्मेंस स्पाइस सिमुलेशन सॉफ्टवेयर। इसमें स्कीमेटिक कैप्चर, अब एक टर्म आती है, जैसे अभी तक तो हम सिर्फ सर्किट की बात कर रहे थे, फिर आता है एक स्कीमेटिक कैप्चर। जब हम कोई PCB वगैरह बनाते हैं या कुछ भी बनाते हैं, तो वो PCB में कहाँ से कनेक्शन कहाँ जाना चाहिए, कौन सी पिन कहाँ पे कनेक्टेड होना चाहिए, कितना आपको रेजिस्टेंस की कितनी वैल्यू होना चाहिए, तो उसका एक कॉपी पेन पे या सिस्टम पे हम एक लेआउट टाइप का बनाते हैं, और उसको हम बोलते हैं स्कीमेटिक। तो LT स्पाइस जो है, एक मिनट,
सर इसमें से आता है आपका एक LT स्पाइस स्कीमेटिक कैप्चर। तो ऐसे यदि आपने स्कीमेटिक भी बनाए हैं तो आप डायरेक्ट या तो सर्किट को पूरा बना भी सकते हैं, या फिर आपका कहीं से स्कीमेटिक पहले से बना है उसको भी डायरेक्ट इंपोर्ट कराना चाहते हैं तो हम उस स्कीमेटिक को भी कैप्चर कर सकते हैं। देन वेव फॉर्म व्यूअर, जो भी हम बना रहे हैं, जो वेव फॉर्म है, जैसे साइनोसॉइडल की वेव फॉर्म थी या 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज की भी जो सर्किट है, जो वेव है उसको देखना है तो जो आप पूरी वेव फॉर्म भी देख सकते हैं। उसकी जो वैल्यू आ रही है बाद में, उन सारी चीज़ों को भी आप रीड कर सकते हैं। बाद में कहीं और दूसरी जगह पे स्टोर कराना चाहते हैं तो उन चीज़ों को स्टोर भी करा सकते हैं। LT स्पाइस में आपको जो है माइक्रो मॉडल्स हैं, छोटे छोटे से मॉडल हैं, जैसे कि आपको कुछ ADC वगैरह बनाना है, DAC बनाना है तो उसके मॉडल्स हैं। और अधिकतर जितने भी आपको कंपोनेंट यूज़ करते हैं वो लगभग सारे के सारे बन जाएंगे। स्विचिंग रेगुलेटर्स, एम्पलीफायर वगैरह जो हैं वो सब आपको नॉर्मली इस टूल के साथ में मिल जाएंगे। ये तो हुआ बेसिक सिमुलेशन क्या होता है, हम किस टूल का यूज़ करने पाते हैं। अब इसके बाद में आते हैं, यदि आप अपने सिस्टम में इसको इंस्टॉल करना चाहते हैं तो एक वेबसाइट है analog.com करके, https:/www.analog.com। आप चाहें तो इस चीज़ का प्रिंट स्क्रीन ले लीजिए या नोट करके रख लीजिए। जो भी डाउनलोड करना चाहते हैं वो सीधा यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर नॉर्मली भी आप गूगल पे सिंपल से डालेंगे कि हमको LT स्पाइस को डाउनलोड करना है तो वो सीधा इस लिंक पे ले जाएगा। जैसे ही आप डाउनलोड करेंगे तो यहाँ पे आपको एक EXE फाइल मिलेगी। अब उसका नाम यहाँ पे जो लिखा है ये अलग अलग हो सकता है। मेरे पास में जो था उस समय पे XPII, मतलब कि आपका 17वां वर्जन था। हो सकता है कि इसके बाद में कुछ लेटेस्ट वर्जन आ गए हों, या आप कहीं पे भी जा रहे हैं तो उसमें पुराने वाले हों। LT स्पाइस हर प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से होता है, मतलब ये आपके विंडो को भी सपोर्ट करेगा। विंडो 10 है, विंडो 7 है, इनको भी सपोर्ट करेगा। या किसी के पास में मैक है या कोई लाइनेक्स के किसी और ऑपरेटिंग सिस्टम पे वर्क कर रहा तो उनके लिए सबका क्या है, अलग अलग वर्जन है। तो जिसके लैपटॉप में जो भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम हो उसके हिसाब से इसको डाउनलोड कीजिएगा। जैसे ही डाउनलोड करके इस पर क्लिक करेंगे कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस आती हैं। आप रिकमेंड मैं करूँगा कि आप उनको पूरा का पूरा पढ़िए कि उसमें क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशन है। लेकिन पढ़ते पढ़ते आपको लगता है कि ज़्यादा समझ में नहीं आ रही है और जब कोई ऑप्शन नहीं बची तो आपके पास में यही है कि उनको एक्सेप्ट कीजिए और आगे बढ़िए। इसके बाद में एक डायरेक्टरी रहेगी, जिस भी डायरेक्टरी में आप उसको इंस्टॉल करना चाहते हैं वहाँ पे इंस्टॉल कीजिए। और उसके बाद में जैसे ही आप जो एक शॉर्टकट बनेगा, यदि आप चाहें तो जिस फोल्डर में इंस्टॉल किया वहाँ पे भी आपको एक ही EXE मिलेगी, या तो वहाँ से, और नहीं है तो डेस्कटॉप पे भी आपको सीधा LT स्पाइस का एक शॉर्टकट मिलेगा। आप वहाँ से क्लिक करके भी सॉफ्टवेयर को ओपन कर सकते हैं। ये सिंपल सा इंस्टॉलेशन। तो मैं आप लोगों से ये उम्मीद करता हूँ कि कल जब आप लोग आएंगे तो जिनके पास में भी लैपटॉप वगैरह हैं वो ये वाले सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर लेंगे और सही इंस्टॉलेशन में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। यदि किसी को आती है, अभी वॉइस क्लियर है? ठीक। ये इंस्टॉलेशन के लिए यदि किसी को कोई प्रॉब्लम आती है तो हम कल डिस्कस कर लेंगे उस पर। ये सिंपल सा था, जो इससे रिलेटेड, सिमुलेशन से रिलेटेड जो भी थ्योरी थी या कुछ है वो मैंने यहाँ पे बता दी। अब हम चलते हैं सिमुलेशन टूल पे, यहाँ से वापस जाते हैं। सबसे पहले यदि मुझे एक LT स्पाइस को ओपन करना है तो यहाँ पे आपको रिसेंट में भी दिखेगा, क्योंकि मैंने पहले ओपन किया था। इसका लोगो है, ये L and T पहचानने के लिए आसान होगा कि हाँ इस पर हमको ओपन करना है। जैसे ही हम ओपन करेंगे तो ये आपकी बिल्कुल एक बेसिक विंडो, यहाँ पे कुछ आपका एक सर्कल सा बना है, अलग अलग चीज़ें हैं। सबसे ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे आपको अलग अलग मेनू बार है। मेनू बार में जब जाएंगे, यदि हम फाइल पे जाते हैं तो हमको फाइल पे अलग अलग प्रकार के ऑप्शन मिलेंगे। पहला है न्यू स्कीमेटिक। यदि हम नया स्कीमेटिक बनाना चाहते हैं तो उसके लिए हमको न्यू स्कीमेटिक। यदि आप नया सिंबल क्रिएट करना चाहते हैं, जैसे कि आपने मान लीजिए कोई एंड गेट ही बनाया था या फिर कोई ADC वगैरह के लिए कुछ डिज़ाइन किया है,
या कुछ भी वोल्टेज डिवाइडर वगैरह भी जो आपने बनाया है उसके लिए यदि आप कोई सिंबल बनाना चाहते हैं तो वहाँ पे आपको न्यू सिंबल का ऑप्शन आएगा। बाकी की ये सारी चीज़ें तो वो हैं जो मैंने इसके पहले यूज़ की हैं, या ड्राफ्ट के नाम से जो जो चीज़ें सेव की थी वो थी। आप अपनी खुद की लाइब्रेरी डेवलप करना चाहते हैं किसी भी चीज़ को, इंडक्टर कैपेसिटर वगैरह को यूज करके, तो वो भी यहाँ पे कर सकते हैं। देन व्यू में यहाँ पे सारी चीज़ें हैं जैसे टूल बार, स्टेटस बार और विंडो टैब। कई बार क्या होता है कि हम कुछ चीज़ों को क्लोज कर देते हैं, जैसे यहाँ पे टूल बार सारे दिख रहे थे, यहाँ पे जैसे मुझे रजिस्टेंस, इंडक्टर, कैपेसिटर वगैरह के जो सिंबल हैं ये दिख रहे हैं, तो हो जाता है हमने यहाँ पे इसको खींच दिया या धोखे से कुछ चीज़ क्लिक कर दी तो ये सिंबल जो यहाँ पे पूरे दिख रहे हैं वो आना बंद हो जाते। उस समय पे व्यू पे जाइए और टूल बार वगैरह है इस पर क्लिक कीजिए, ये चेक का मार्क आएगा, इसका मतलब है कि आपको बाकी के टूल बार वगैरह दिखेंगे। देन टूल कंट्रोल पैनल, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो इनिशियल लेवल पे हमको जिनकी रिक्वायरमेंट नहीं है, जैसे कि कलर प्रेफरेंसेस है। हमें अभी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि जो पहली वाली कलर वेव फॉर्म है, वोल्टेज है, वो रेड से बता रहा है कि ग्रीन से बता रहा है। पहले हमारा टारगेट ये होगा कि यदि हम एक सर्किट बनाया उसमें हम किसी पॉइंट पे वोल्टेज को मेजर करना चाहते हैं कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पे या नोड पे कितना वोल्टेज आ रहा है, तो वो हम उस चीज़ को मेजर कर पाएँ। तो बाकी की चीज़ें हैं ये अलग, जैसे कंट्रोल पैनल है, जब आप कंट्रोल पैनल पे जाएंगे तो यहाँ पे आपको और भी बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे। हम ज़्यादा ऑप्शन पे अभी नहीं जा रहे हैं क्योंकि पहले तो हम ये देखेंगे कि हम बेसिक अपना जो रिक्वायरमेंट है उसको फिलफिल कर लें, उसके बाद में इन सारी चीज़ों को आप जितने भी एडवांस लेवल पे जाना चाहते हैं उतने एडवांस लेवल पे आप यहाँ पे जा सकते हैं। तो ये वाली क्या है, कंट्रोल पैनल पे है, ठीक। टूल्स पे आए कंट्रोल पैनल, उसके बाद में हेल्प वगैरह है, यदि आपको किसी भी टॉपिक के वगैरह में हेल्प में चाहिए तो वहाँ पे जब तक आपका माउस यहाँ पे एक बीच वाली विंडो पे न्यू स्कीमेटिक जो आपने बनाया है इस पे क्लिक नहीं करेंगे तब तक ये आपके ऊपर के टूल बार जो हैं वो डीएक्टिवेटेड रहेंगे। जैसे यहाँ पे जो ग्राउंड है इस पे मैं क्लिक कर रहा हूँ तो ये ग्राउंड पे एक्टिवेटेड नहीं दिखा रहा है, ये जो लेवल है ये भी नहीं दिखा रहा है, कैपेसिटर ये सिर्फ बता रहा है कि ये सिंबल इंडक्टर का है लेकिन ये एक्टिवेटेड नहीं है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे दूसरे ऑप्शन भी हैं, यहाँ जो फाइल के अंदर थे वो सेपरेट ऑप्शन आपको यहाँ पे भी मिल जाएगा, जैसे ये जो रन टाइप की बटन है, प्ले टाइप की, लेकिन यहाँ पे इसका मतलब है न्यू स्कीमेटिक। हमने यहाँ पे क्लिक किया, आप चाहें यदि कोई नोट करना चाहे तो वो कर सकता है। सबसे पहले हम एक नया स्कीमेटिक बनाना चाहते हैं, कोई भी एक बेसिक सा सर्किट यहाँ पे हम लेके चलते हैं। एक सबसे बेसिक सर्किट क्या हो सकता है कि हमारे पास में कोई एक वोल्टेज है, एक वोल्टेज सोर्स है, या आप उसको बैटरी मान लीजिए, सपोज वो आपकी 9 वोल्ट की या 12 वोल्ट की कोई एक बैटरी हम लेना चाहते हैं या सप्लाई का सोर्स है। उसके बाद में हम चाहते हैं कि कोई एक रेजिस्टेंस हो, आप उस रेजिस्टेंस की कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, बस दोनों आपस में कनेक्टेड हैं, वोल्टेज का पॉजिटिव टर्मिनल रेजिस्टेंस से और नेगेटिव टर्मिनल भी रेजिस्टेंस के दूसरे वाले सिरे से कनेक्टेड है। उसके बीच में हम करंट को मेजर करना चाहते हैं, यदि हम ऐसा कोई कॉम्बिनेशन ले रहे हैं तो कितना करंट फ्लो करेगा, हमको ऐसा कोई एक सर्किट बनाना है। तो अब यहाँ से हम चेक करना चालू करते हैं, जैसे इस पर हम लेके आए तो ये तो टाइटल विंडो है, ये कैस्केड विंडो है, मान लीजिए आप 2 या 3 विंडो ले रहे हैं, उन सबको कैसे ओपन करना है ये तो उसके तरीके हैं। यहाँ पे आपका कट का ऑप्शन है कट का ऑप्शन मतलब यदि कोई कंपोनेंट ज़्यादा आ गया उसको हम बाद में डिलीट करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको डिलीट का ऑप्शन नहीं मिलेगा, सीधा क्या करना पड़ेगा, कट करना पड़ेगा। कोई एक सर्किट है, कोई एक कंपोनेंट है या 2-4 कंपोनेंट आपस में कनेक्टेड है, उसको हमको रिप्लिकेट करना है, दोबारा बनाना, तो आपको कॉपी का ऑप्शन है। ये प्रिंट वगैरह का तो अभी हम छोड़ते हैं। इसके बाद में है आपको वायर का ऑप्शन है, जब आपके 2 कंपोनेंट होंगे और उनको आपको आपस में जोड़ना है उस समय पे हमको वायर का यूज करना पड़ेगा। यदि हम सर्किट बना रहे हैं तो एलटी स्पाइस में कंपलसरी है, कोई भी आप यदि सर्किट बना रहे हैं तो उसका ग्राउंड होना चाहिए, उसी के रेफरेंस में ये बाकी सारी चीज़ों को वैल्यू को दिखाएगा। हालांकि यहाँ पे फिर भी एक नई चीज़ आती है, अपन वापस चलेंगे, मैं अभी जब सर्किट बनाऊंगा तो कुछ मिस्टेक करूंगा और आप लोगों को ही बताना है कि उसमें क्या गलती रह गई है या क्या कमी रह गई। इसके बाद हम चलते हैं लेबल नेट।
ये स्कीमेटिक से रिलेटेड टर्म है। कई बार हमारा स्कीमेटिक बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है तो हम क्या करते हैं, एक कोई भी जो पॉइंट है वायर है उसका कुछ नाम दे देते हैं, तो लेबल नेट, और दूसरी जगह पे यदि आप उसी वायर को लेके जाएंगे, उसी लेबल को लगाएंगे तो वो आपस में कनेक्टिविटी बना देते हैं। तो ऐसा कोई चीज़ बनाना तो हम पे हम लेबल नेट दे सकते हैं। इसके बाद में आता है रजिस्टर। हाँ, अभी हम जो सर्किट बनाना चाह रहे थे उसमें हमको एक रेजिस्टेंस की रिक्वायरमेंट थी। तो सिंपल सा, माउस को इस रेजिस्टेंस पे ले जाइए, एक बार इसको क्लिक कीजिए, सिंगल सा लेफ़्ट क्लिक कीजिए। उसके बाद में जब आप इसको मूव करेंगे तो जहाँ जहाँ आपका माउस मूव करेगा उसके साथ में ये आपका रेजिस्टेंस भी मूव करता जाएगा। इसमें बहुत सारे आपके ऑप्शन भी मिलेंगे कि हम इसको सीधा रखना चाहते हैं, इसको रोटेट कराना चाहते हैं, मिरर देखना चाहते हैं या फ्लिप कराना चाहते हैं, वो सारे ऑप्शन। लेकिन अभी हम डायरेक्ट केवल एक रेजिस्टेंस लेना चाहते हैं। तो जैसे मैं क्लिक करूंगा एक बार ये रेजिस्टेंस आ जाएगा और अब माउस के साथ में इसी की नेक्स्ट कॉपी चलने लगेगी। यदि आपको एक से ज़्यादा रेजिस्टेंस लेना है, सपोज़ मैं R1 R2 R3 लेना चाहता हूँ, तो ये मेरे बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस, अब ये क्या है, ऑटोमेटिकली रेजिस्टेंस मोड में जाके फिक्स हो गया है। अब हमको और रेजिस्टेंस तो नहीं चाहिए, तो अब हम इस मोड से बाहर आना चाहते हैं, मतलब कि हमको और रेजिस्टेंस की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो इसके लिए क्या, जो आपका कीबोर्ड में एस्केप बटन है, ESC वाली बटन है, उसको आप